उद्धव ठाकरे करते थे हिंदुत्व की बात, उनके पिता हिंदुओं के लिए खुलकर खड़े होते थे, लेकिन उद्धव ने जब छोड़ा बीजेपी का साथ तो देखिए कैसे टूट गया किला। जिस मुंबई में बाला साहब ठाकरे के बगैर नहीं हिलता था पत्ता, वहां पर बीएमसी चुनाव में मिट्टी में मिल गया ठाकरे ब्रदर्स का सारा गुरूर। मोदी से पंगा लेने से कैसे सब कुछ हुआ जीरो। बाला साहब ठाकरे, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुत्व को सौंप दी। हिंदुओं के मसीहा के तौर पर उनकी गिनती होती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे उनकी सियासी विरासत को संभाल ना सके। पहले भाई भाई में अलगाव हुआ और उसके बाद बीजेपी से अलग रास्ते हुए, मगर अब कैसे पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे का सिक्का मुंबई से खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवसेना की किस बात से नाराज थे? अमित शाह ने कौन सा प्लान इस बार बीएमसी चुनाव के लिए तैयार किया था? क्या 3 बड़ी रणनीति थी जिससे खेल हुआ है? और अब आगे मुंबई में क्या कभी उद्धव ठाकरे वापसी कर पाएंगे या नहीं? इस डिबेट में सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश, मैं हूं आशीष शुक्ला। मुंबई में पूरी तरीके से अगर किसी को जीत मिली है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे को हार क्यों मिली? क्योंकि जिस मुंबई में उद्धव ठाकरे का एक सिक्का चलता था, उनके पिता बाला साहब ठाकरे का सिक्का चलता था, वहां पर आखिर ऐसा क्या हो गया कि 30 साल की जो उनकी विरासत थी बीएमसी की, वो उससे छिन गई। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। रत्नेश मिश्रा जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शान खान जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। रत्नेश जी, पहला सवाल आपसे यही है कि आखिरकार क्या लगता है, आखिरकार बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे को जनता ने क्यों नकारा? क्या आशीष जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए आशीष जी, महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने तो उद्धव ठाकरे को उसी दिन नकार दिया था जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी करते हुए और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ गद्दारी करते हुए कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाकर सरकार बनाई थी। उनको प्रदेश की जनता ने उसी दिन नकार दिया था जिस दिन उन्होंने बाला साहब ठाकरे की आत्मा को चोट पहुंचाई और जिन बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं सोनिया गांधी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पसंद नहीं करूंगा, ना कभी करूंगा। उनके बेटे ने जिस प्रकार से उनकी आत्मा को रौंदा, उसी दिन महाराष्ट्र और बंबई की जनता ने कह दिया था कि अगले चुनाव में जब भी मौका मिलेगा तो उद्धव ठाकरे को हम उनकी हैसियत क्या है, उनकी असलियत क्या है। अमित शाह बहुत ज्यादा नाराज थे। अमित शाह ने कहा था कि हम उद्धव ठाकरे को सबक सिखाएंगे। क्या लगता है अमित शाह की कौन सी रणनीति रही जिसने एकदम से गर्दा उड़ा दिया? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने तो बहुत पहले कह दिया था कि भाई विश्वासघात का सबक आपको मिलेगा। आपने विश्वासघात किया महाराष्ट्र की जनता के साथ, मुंबई की जनता के साथ और अपने गठबंधन के दलों के साथ आपने विश्वासघात किया और उसका परिणाम ये रहा कि आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में और अब बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी और उनके जो गठबंधन के साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो शरद पवार जी की पार्टी हो, सब लोग कहाँ खड़े हैं? सब अपने अपने अस्ताचल की तरफ चल चुके हैं। कांग्रेस के लिए तो अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। भैया, आप सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द नेशन है और आप कहाँ हैं? आप लगातार चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। चुनाव दर चुनाव आपकी सीटें कम होती जा रही हैं। चुनाव दर चुनाव आपका वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी स्वयं तो डूबे और उन्होंने कांग्रेस को भी डुबा दिया। ठीक है, शान जी, क्या लगता है आखिरकार कांग्रेस को जनता ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्या लगता है? देखिए आशीष जी, बीएमसी के जो चुनाव परिणाम हैं उसके हमारे लिए कई अलग अलग पहलू हैं। कुछ सकारात्मक पहलू हैं तो कुछ चिंताजनक पहलू हैं। हमें बीएमसी के चुनाव के परिणाम से हमारे अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं मिला है, किंतु उसके बावजूद भी हमें इस परिणाम में एक आशा की किरण दिखाई देती है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे की पार्टी मनसे और ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने तमाम प्रकार के ध्रुवीकरण के मुद्दों को उठाया, चाहे वो धार्मिक ध्रुवीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय ध्रुवीकरण हो। जिस प्रकार से पूरे चुनाव में मुद्दों की बात न करके केवल नफरत फैलाई गई, कभी उत्तर भारतीय बनाम मराठी करने का प्रयास किया गया, कभी मराठी बनाम दक्षिण भारतीय करने का प्रयास किया गया, तो कभी हिंदू बनाम मुसलमान करने का प्रयास किया गया। आप सोचिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है चुनाव में कि मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, तो मैं समझता हूं कि ये कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि मुंबई का मेयर जो भी बनेगा वो देश का नागरिक होगा और सबसे उपयुक्त और योग्य चेहरा होगा। किंतु इन्हें वोटों का ध्रुवीकरण करना था,
इसीलिए इस प्रकार के इन्होंने बयान दिए। दूसरी बात, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, जिस प्रकार से धन बल और बाहुबल के बल पर लोगों को डराया धमकाया गया, पूरे की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। चुनाव के दिन ही आपके जैसे कितने पत्रकार बंधुओं ने लाइव करके दिखाया कि कैसे चुनाव के दिन जो मतदाताओं के नाखून में जो स्याही लगाई जाती थी, वो स्याही ना लगाकर मार्कर का उपयोग किया गया और वो मिट जा रही थी। इसके अलावा और कई ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई जहां पर अधिकारियों द्वारा पक्षपात करते हुए और पैसे बांटने की घटनाएं भी सामने आई। उसके बावजूद भी पैसे बांटने की घटनाएं सामने आई, क्या क्या जवाब भी आशीष जी सुन लीजिए, उसके बावजूद भी हमारे जो बब्बर शेर कार्यकर्ता थे, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए 24 सीटें जीतने का काम किया है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक आशा की किरण है। और रही बात इस चुनाव की, तो हम हमारे पुराने गठबंधन से बाहर निकले थे, क्योंकि उद्धव जी ने राज ठाकरे की पार्टी मनसे से गठबंधन किया था। वो मनसे जो क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे नफरत फैलाती है, लोगों को लोगों से बांटती है और हिंसा की पक्षधर है। इसीलिए हमने अपने पुराने गठबंधन को छोड़कर एक नया गठबंधन बनाया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी थी। निश्चित रूप से हमारे लिए हमारी अपेक्षा के अनुसार तो ये परिणाम नहीं आया, फिर भी कहीं ना कहीं इसमें हमारे लिए एक आशा की किरण दिखाई देती है। रत्नेश जी, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सबने मिलकर एक तरीके से उद्धव ठाकरे को भिगो कर मारा है। जो 30 साल से एक सत्ता उनके पास थी वहां की, उसको छीनने का काम किया है, जो कि एक बदला है। देखिए आशीष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने तो केवल जनता से अपील की कि भाई उद्धव ठाकरे ने आपके विश्वास मत को धोखा दिया था, उद्धव ठाकरे ने आपके भरोसे को धोखा दिया था, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र और बंबई की जनता के भरोसे को सोनिया गांधी के चरणों में ले जाकर रख दिया था। तो वो सारी चीजें, हमारा तो काम था कि जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाना कि भाई आपको धोखा दिया गया। और नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी केवल अपील की थी उन्होंने कि भाई आपको सबक सिखाना है। मतदान तो जनता करने गई ना, और जनता ने उस बात को एक्सेप्ट किया कि उद्धव ठाकरे ने गलत किया था और उसका परिणाम उनको मिला। आज उद्धव ठाकरे जी अपने अस्तित्व पे की लड़ाई लड़ने की कगार पे खड़े हैं। वो अगले चुनाव में रह भी जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज उद्धव ठाकरे जी को सबसे बड़ी बात का पछतावा होगा कि क्यों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन छोड़कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। और उनको तो झटका तब लगा कि उनको तो अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई हम बीएमसी के चुनाव में उनके साथ गठबंधन में थे ही नहीं। तो एक तरह से राहुल गांधी तीन ऐसे मुद्दे आपके हिसाब से क्या हैं जिसको जनता ने एक्सेप्ट किया और कांग्रेस या फिर शिवसेना को दरकिनार किया? 3 मुद्दे गिनाइए रत्नेश जी, क्या लगता है क्या जादू करेगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का भरोसा और देवेंद्र फडणवीस जी की विश्वसनीयता। 2 मुद्दे तो हमारे यही है जिसपे महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया। और जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में काम हो रहा है और लोगों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, वो उन सारी चीजों को देखते और देश और मुंबई और महाराष्ट्र मजबूत हो रहा है हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। यही मुद्दे सबसे बड़े हैं। और जन कल्याणकारी नीतियों को और योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाकर उनको सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये भी हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी नीति और एक मुद्दा था जिसके कारण हमें जीत मिली है। सबसे बड़ी बात है हमारे पास नेतृत्व है, वो चाहे महाराष्ट्र में प्रदेश स्तर का नेतृत्व हो, चाहे देश में वो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व हो। बाकी अन्य सभी दल पारिवारिक लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं और उनके पास एक स्वतंत्र नेतृत्व ही नहीं है। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास आशीष जी नेतृत्व नहीं है, उसको जनता सत्ता कैसे सौंप देगी और शासन कैसे सौंप देगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चांद जी, क्या लगता है वापसी हो पाएगी कभी मुंबई में? देखिए आशीष जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी, क्योंकि जो मुंबई की जनता या जो देश की जनता है वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है, समाजवाद में विश्वास करती है। और कांग्रेस पार्टी इस देश की धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी पार्टी है, जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान का विचार रखती है, जो देश में केवल लोगों को नागरिक के चश्मे से देखती है, ना कि हिंदू मुसलमान, जात पात या भाषा या क्षेत्र के आधार पर देखती है। अभी भाजपा के प्रवक्ता तमाम बखान कर रहे हैं, किंतु भाजपा के प्रवक्ताओं ने आंकड़ों का आंकलन नहीं किया लगता, क्योंकि पिछले बीएमसी चुनाव की हम बात करें
तो पिछले बीएमसी चुनाव में जब संयुक्त शिवसेना चुनाव लड़ी थी तब शिवसेना की 84 सीटें आई थी, और इस बार जब शिवसेना के 2 भाग हो चुके हैं तब उद्धव ठाकरे की शिवसेना की 65 और शिंदे की शिवसेना की 29 सीटें आई हैं। यदि इन दोनों को जोड़कर बात करें तो शिवसेना तो भाजपा से आगे है। भाजपा ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा हुआ है। भाजपा केवल छल कपट करके शिवसेना को तोड़कर अदानी के पैसे बांटकर और अदानी के पैसों से विधायक खरीद कर सत्ता में बनी हुई है। इन्हें बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है, आंकड़े इनके खिलाफ है, किंतु ये उसको स्वीकार नहीं करेंगे और ये शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह छुपाने का काम करेंगे। क्या रत्नेश जी, क्या माना जाए, शिवसेना का सिक्का वापसी कर पाएगा या सिक्का खत्म हो चुका है? देखिए, अभी कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि पैसे बांटकर और अडानी का साथ लेकर, आखिर पता नहीं क्यों अडानी से इनको इतनी दिक्कत है। हो सकता है कि राहुल गांधी जी की पार्टी को फंड उनसे ना मिल पाया हो, या राहुल गांधी जी की देश विरोधी नीतियों को उन्होंने समर्थन ना दिया हो, तो कांग्रेस ने एजेंडा उनके खिलाफ चला दिया हो। खैर, अगर अडानी जी के प्रवक्ता आपके शो में होते तो शायद ज्यादा अच्छे से दे पाते। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हम हार गए या हमारा सिक्का कहाँ चला रहे, भाई हमारा सिक्का तो लोकसभा में चल ही रहा है। आपके 2014, 2019 और 2024 तीनों सीटों को भी अगर जोड़ दिया जाए शान खान जी की पार्टी के, तो हमारी इस लोकसभा में, हमें मानते हैं कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में के बाद तीसरे लोकसभा में हमारी सबसे कम सीटें 240, लेकिन इनकी 3 लोकसभा सीटें भी अगर मिला ली जाए आशीष जी, तो मतलब हमारी सीट की आधी भी नहीं बन पा रही है वो। तो उस स्तर पर पहुंचे वाली पार्टी के नेता आज ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अरे राहुल गांधी जी का शान खान जी शतक मरवा के ही मानेंगे क्या? अब राहुल गांधी जी को कह दीजिए कि अब उनकी युवावस्था खत्म हो चुकी है। 58 साल में रिटायरमेंट हो जाता है सरकारी नौकरियों में, लोग युवा नहीं रह जाते हैं। राहुल गांधी जी को आप राजनीति से रिटायरमेंट लेते हुए आप जैसे 35-36 साल के युवाओं को राजनीति में बढ़ाना चाहिए आगे। और मैं तो कहता हूं राहुल गांधी जी को, शान खान जी को अपनी पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट अपॉइंट करना चाहिए, या गुजरात का स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी से ज्यादा कैपेबल है कांग्रेस को आगे ले जाने में शान खान जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार के चंगुल से बाहर आने नहीं देंगे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस पार्टी को घुमाना है। शान खान जी अगर हमारी पार्टी में होते आशीष भाई, तो शायद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते, आज राज्यसभा या विधान परिषद होते। लेकिन क्यों मैंने लोकसभा और विधानसभा इसलिए नहीं कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इनके समुदाय के ही लोग इनको वोट नहीं करते, कहते भाजपा का आदमी है। तो इसीलिए मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने के लिए भाई हमें राज्यसभा और विधान परिषद उनको भेजना पड़ता है, और उसके थ्रू हमको उनका प्रतिनिधित्व क्या कहते हैं लाना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि शान खान जी को कांग्रेस ना तो राज्यसभा भेज रही है और ना तो विधान परिषद भेज रही है, जबकि ये राहुल गांधी जी से ज्यादा योग्य है। लिटरली मैं बता रहा हूं, आप इनकी भाषा शैली देख लीजिए, आप इनका राजनीतिक ज्ञान देख लीजिए, आप इनको जनता से बातचीत करते हुए संवाद की स्थिति देख लीजिए। राहुल गांधी इनके इर्द गिर्द कहीं नहीं टिकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि ये सोनिया गांधी जी के बेटे नहीं है, ये राजीव गांधी जी के बेटे नहीं है, ये इनके बाप दादा एक साधारण परिवार से, तो कोई सांसद विधायक एमपी एमएलए नहीं रहा। परिवारवाद नहीं है इनके पीछे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इनको सदन नहीं भेजा। और ये तो शान खान जी अच्छे व्यक्ति हैं भाई, मैं तो अपील करूंगा कांग्रेस के वर्कर्स की कि भैया आप इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए कैंपेन चलाइए, क्या पता कांग्रेस पार्टी का कुछ कल्याण हो जाए। शान जी जवाब दीजिए। देखिए आशीष जी, रत्नेश भाई ने बहुत सारी बातें बोली और उन्हें मेरी इतनी चिंता है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और भाजपा को कांग्रेस नेताओं की चिंता रहती भी है, क्योंकि इनको कांग्रेस में आपस में विवाद पैदा करना है, इसीलिए ये हमारे नेताओं की चिंता करते रहते हैं। अब रही बात कि अभी रत्नेश भाई ने कहा कि 58 वर्ष के व्यक्ति को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, तो 75 वर्ष का व्यक्ति सेवानिवृत्त क्यों नहीं हो रहा है भाई? जिस व्यक्ति ने स्वयं 75 वर्ष की सीमा तय करके अपने वरिष्ठों को निपटा दिया, उन्हें घर बैठा दिया, ठीक है, उन्हें मार्गदर्शन मंडल में ढकेल दिया, वो व्यक्ति स्वयं 75 वर्ष का हो चुका है, तो वो सेवानिवृत्त क्यों नहीं हो जाता? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मुझे घोर आपत्ति है कि रत्नेश जी ने आपके चैनल पर यह कहा कि राहुल गांधी की देश विरोधी नीति। किसी भी व्यक्ति को मैं समझता हूं इस देश में अधिकार नहीं है कि वो दूसरे नागरिक को देश विरोधी कहे या उसकी नीतियों को देश विरोधी कहे। यदि राहुल गांधी की वास्तव में नीति देश विरोधी है तो इनकी सरकार क्या कर रही है? कोई व्यक्ति देश में देश विरोधी नीतियां बना रहा है और वो खुलेआम कैसे घूम रहा है? तो कहीं ना कहीं रत्नेश जी को अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए। मुझे यह अधिकार नहीं कि मैं रत्नेश जी को देश विरोधी कहूं या देश विरोधी नीति का आरोप लगाऊं, और उन्हें भी यह अधिकार नहीं कि वो मुझे कहें। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है
और मैं समझता हूं आशीष जी आपको भी टोकना चाहिए था कि देश के विपक्ष के नेता को एक व्यक्ति बैठकर देश विरोधी नीतियों वाला कह रहा है और आप टोक नहीं रहे हो, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसी भाषा शैली का मैं खंडन करता हूं, निंदा करता हूं, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आगे आपके चैनल पे जब भी भाजपा के प्रवक्ता ऐसा ज्ञान देंगे और ऐसी अज्ञानता और इस तरीके से गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप टोकेंगे उन्हें। नहीं, उनका कहना ये था कि भाई युवाओं को जिस तरीके के नेतृत्व की जरूरत है, जिन लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ऐसे लोगों को कांग्रेस आगे नहीं बढ़ा रही। उनका कहना ये था। उनका कहना ये था कि अगर शान जी काफी काबिल आदमी है, लेकिन गांधी परिवार में क्या है कि गांधी परिवार एक आदमी को लेके चल रही है। जो लोग ताकतवर हैं, जो लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग कांग्रेस के लिए अच्छा कर सकते हैं, उन्होंने आपके नाम का एग्जाम्पल दिया कि आपको भी अगर जिम्मेदारी दी जाए तो आप अच्छे से निभा सकते हैं। निश्चित रूप से आशीष जी, मैं अपनी क्षमता अनुसार जिम्मेदारी में हूँ और कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो भी पहचान दी मैं उससे संतुष्ट हूँ। मुझे भाजपा की सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो देश तोड़ने का काम करती है, इनके पूर्वजों ने संविधान का विरोध किया, इनके पूर्वजों ने तिरंगे का विरोध किया, इनके पूर्वजों ने यहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम का विरोध किया, इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने का काम किया, उनसे वेतन भत्ता और उनसे पेंशन लेने का काम किया। और हमारी कांग्रेस पार्टी के जो पूर्वज थे उन्होंने अपना खून पसीना दिया, उन्होंने कुर्बानियां दी। त्याग और बलिदान से भरा हुआ हमारा इतिहास है। इसलिए हमें भाजपा से और आरएसएस से सीखने की आवश्यकता नहीं है। रही बात युवाओं को अवसर देने के मामले में, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही युवाओं के लिए अपने दल के दरवाजे खोले हैं। छोटा सा सवाल, क्या लगता है मुंबई में आखिरकार क्यों कांग्रेस पिछड़ गई? आपके हिसाब से क्या है? देखिए आशीष जी, मैंने पहले भी बताया कि जिस प्रकार से हमने रणनीतियां तैयार की थी, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे थे। जो मुंबई के मूलभूत मुद्दे हैं, जो सड़क के मुद्दे हैं, जो पानी के मुद्दे हैं, जो यातायात की समस्या, ऐसे तमाम मुंबई शहर के मुद्दे हैं, हम उन पर चुनाव लड़ रहे थे। जबकि चुनाव उन पर ना होकर चुनाव सांप्रदायिकता पे हुआ, धर्म के नाम पर हुआ, हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, भाषा के भेदभाव के नाम पर हुआ। कहीं पर उत्तर भारतीय बनाम मराठी हुआ, तो कहीं मराठी बनाम गुजराती हुआ, तो कहीं पर मराठी बनाम दक्षिण भारतीय हुआ। इसके कारण बहुत सारे जो हमारे मराठी मतदाता थे या गैर मराठी मतदाता थे, उनमें भ्रम पैदा हो गया और उन्होंने कहीं ना कहीं सही ढंग से अपना मतदान नहीं किया। उसके बावजूद भी हमने 24 सीटें जीतकर भाजपा को भी ये दिखाया है कि विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ना जानता है और इनकी हलक से अपना अधिकार छीनना जानता है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रत्नेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने मुझे इतना समय दिया। ठीक है, आप लोग देखते रहिए दोस्तों नाउ उत्तर प्रदेश। थैंक यू।